जो मशरूत कर दिया गया नैयर साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले से किस हद तक असरअंदाज हो सकता है इस केस पर? नहीं, ये एक सीरियस इशू बन सकता है कि क्या उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन लॉफुल थी जिसने ऑर्डर अंडर अपील पास किया था। अब जो ऑर्डर अंडर अपील है वो 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच का है, 1:2 के रेशो से पर मेजॉरिटी व्यू है जी। एक इशू ये भी होगा दिस अपील, इसमें मुतद्दद आइनी और कानूनी नुकात आएंगे और माजी के नज़ीर भी आएंगी। एक चीज़ नज़र आ रही है कि अदालत इसे बाकायदा अपील की शक्ल में सुन रही है। जो नॉर्मल प्रैक्टिस है क्रिमिनल कोर्ट्स के मामलात में कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस यानी शहादत कलम बंद किए जाने के अमल को नहीं रोका जाता और फाइनल जजमेंट रोक दिया जाता है, वो उन्होंने इंटरिम रिलीफ एक नॉर्मल प्रैक्टिस के मुताबिक दिया है। नोटिस सबको किए हैं। ये भी एक इशू है कि एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, कि क्या एक इंटरिम गवर्नमेंट इतनी सीरियस लिटिगेशन में जा सकती है। और उसमें एक और सवाल भी आ जाएगा कि क्या जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो अपील फाइल करेगी तो क्या वो टाइम बार्ड नहीं हो जाएगी? जो असूल तसलसल है, जो असूल तसलसल है वो अनरिजॉल्व्ड है ना मामला। नहीं, जो असूल तसलसल है उसके लिए जरूरी था। अच्छा, जरा बेसिक की तरफ जाते हैं। मुझे आपसे ये नुक्ता समझना है कि शॉर्ट ऑर्डर अपील में जाने के लिए तफसीली फैसला क्या नागुज़ीर होता है? मैं उसी तरफ भी आ रहा था। बिल्कुल नागुज़ूर है, क्योंकि असल दलाइल रीज़न जो हैं वो डिटेल्ड ऑर्डर में होते हैं। शॉर्ट ऑर्डर की बुनियाद पे आप इंट्रा कोर्ट अपील या दूसरी नॉर्मल रेगुलर अपील भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन जब तक डिटेल्ड रीजंस आपके साथ ना हो डिटेल्ड जजमेंट नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ एक इंटेलिजेंट प्रेफरेंस नहीं बल्कि बिल्कुल प्रैक्टिस इन अकॉर्डेंस विद लॉ और बिल्कुल जस्ट है कि डिटेल्ड रीजंस को जांचे बगैर आप एपलेट जुरिस्डिक्शन कैसे एक्सरसाइज करेंगे। जहां तक रिस्ट्रेंट ऑर्डर का स्कोप था वो उन्होंने जारी कर दिया है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस नहीं रुकेगी, केसेस इसी फोरम पे प्रोसीड करते रहेंगे। लेकिन ये तफसीली फैसले का देर से आना ये अदालती कारकर्दगी को मुतासिर नहीं करता? नहीं, ये बल्कि प्रैक्टिस ख़त्म होनी चाहिए। कई बार खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये लिखा है, जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी इस बात पे बड़े खफा रहते हैं कि डिटेल्ड जजमेंट्स को डेफर ना किया जाए और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का वो फैसला लिखवाना अभी तक रिमार्क्स में वो शुरू ही नहीं किया। नहीं, ये प्रैक्टिस देखिए, किसी को इनकी कॉम्पिटेंस पे डाउट नहीं है, डिले नहीं करना चाहिए। दे आर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल। वैसे अमूमन कितने अरसे में, अभी तक रिवायत क्या है, कितने अरसे में आ जाता है तफसीली फैसला? नहीं, कोई नहीं, ये आज तक हम तो कुछ डिटरमिन नहीं कर सके। अच्छा, नैब तरमीम का तफसील जी ऐसे भी हैं कि शॉर्ट ऑर्डर भी मौजूद नहीं था, हियरिंग हुई और जय साहब रिटायर हो गए और मुकदमा 3 ईयर हुआ। जी, डिटेल्ड ऑर्डर अबू सर साहब के पास शायद कोई ऐसे ही हो टाइम बाउंड, मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज एक टाइम बाउंड नहीं है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, साकिब निसार साहब की थी और फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे उन्होंने रिलाई किया था। उन्होंने लिखा था कि हाई कोर्ट का केस जो रिजर्व होता है उसको 90 दिन के अंदर आपने फैसला देना है और सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला है तो वो मैक्सिमम 120 डेज में आपने देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको केस दोबारा शुरू से सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड, उसमें ये रीजनिंग है कि आपका माइंड चेंज भी हो सकता है और आपको आर्गुमेंट्स भी याद नहीं है। तो इस वजह से राइट टू फेयर ट्रायल नहीं होता, तो आपको इतने दिन के अंदर अगर आप नहीं फैसला देते तो दोबारा ये भी ज्यादा है सर, ये बहुत ज्यादा है। इतने अरसे में हुकूमतें बदल जाती है पाकिस्तान में और साथ ही माइंड बदल जाता है। मैं आपको लॉ बता रहा हूँ 120 डेज भी ज्यादा है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या इसका निफाज हो सका? आप 2015 से लेकर अभी तक नजीर देखिए। हाँ, इसका क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इसमें नॉट इवन बाय द हाई कोर्ट। अबूजर साहब समझते हैं इस जजमेंट को हाई कोर्ट ने भी फॉलो नहीं किया। जब ये जजमेंट आ गई ना तो अब हमारे जजेस क्या करते हैं, देखिए पाकिस्तान है ना, हाँ, यहाँ हर तरह क्रिएटिव लोग हैं बहुत ज्यादा, तो वो जब 90 दिन हो जाते हैं तो हमारे जजेस ये करते हैं, 90 दिन हो जाते हैं हाई कोर्ट के, तो वो एक और हियरिंग रख लेते हैं और उसमें सिर्फ 2 मिनट की हियरिंग करते हैं, पूछते हैं अच्छा ये केस था, ओके ठीक है, फिर रिजर्व दोबारा। वैसे 90 वाली फिगर ही जरा ना बड़ी अजीब सी है। तारीख का जब तक ऐलान नहीं होगा इलेक्शन का पता कैसे चलेगा कि हो भी रहे हैं या नहीं? ये उनका फंक्शन भी नहीं है कि तारीख बताएं, वो खुद को आइन का पाबंद बनाएं, बस उनसे इतनी ही इस्तदा है। आप भी यही कहते हैं रिजाइन करें मुद्दत मुकम्मल होने पे और घर चले जाएं। अभी उस पर तशरीह बाकी है कि 90 दिन कौन से क्या
प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन के मुकम्मल होने के बाद If you cannot convince them, confuse them. It's all. मैटर इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट के डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली से मैं खुद इसका हामी हूँ। लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, गवर्नमेंट की अपनी ओपिनियन है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसलिए 28 की आ रही थी कि 30 नवंबर को प्रोसेस ख़त्म होना है डिलिमिटेशन का। उसके बाद 54 डेज करीब करीब वही पीरियड बनता था जिसमें ये एक्सपेक्टेड डेट है। अच्छा, वो कहते हैं ना बारीक वारदात। एक्चुअली जब मामलात उस तरफ लेके जाने हो ना, आपने वारदातें बहुत बारीक करनी। नहीं, वो बात ये है कि उन्हें ये बयान बात मेरी जी जरा बात कर, इलेक्शन 70 दिन के अंदर हो जाता है। जी नहीं, उन्हें ये तासर नहीं देना चाहिए था कि सबको फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ये ग्राउंड रियलिटीज़ के बिल्कुल बरक्स है उनका बयान। ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि अभी तक एक पार्टी को कम्प्लीटली डिसफंक्शनल रखा गया जा रहा है। नहीं, उसके वो जो हार्ड हिटिंग रहनुमा नहीं है वो फिर भी मुलाकातें कर रहे हैं। वो भी जलसा करके देख लें, इजाज़त नहीं मिलेगी। वो मुलाकात की इजाजत है, वो भी मखसूस मुलाकात। अगर शेख रशीद साहब जैसे बयान देंगे तो जैसे लाल हवेली डीसील करने के ऑर्डर आए हैं उनको जलसा करने की हालात में, वरना तो ये आलम है कि आप टेररिस को एंटी टेररिस कोर्ट से गाड़ी पे फिरे ना लाहौर में थोड़ा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, नहीं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट से। और अगर आप एक मखसूस जगह पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पिछले दिनों 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हुई हैं लाहौर में, मैं नाम ले सकता हूँ। एक जनाब फैसलाबाद वाले साहब फरुख हबीब साहब और अंदलीब अब्बास साहबा, ये और भी कई, ये एंटी टेररिज्म कोर्ट से इनके वारंट्स जारी हुए हैं, प्रोक्लेमेशन जारी हुई है। अगर फरुख हबीब साहब वहाँ जाके अदले जहांगीरी से फैज़ याब होते हैं और अदालत का रुख नहीं करते और बाकी मुल्ज़मान ख़वातीन भी एक के बाद एक मुकदमा में गिरफ़्तार हो रही हैं, तो वज़ीर आज़म साहब ऐसे बयान से एतराज़ ही करें। अवाम देख रहे हैं, अवाम समझ रहे हैं किसको इजाज़त मिली है और किसको नहीं मिल रही। जब मिलेगी तब देखी जाएगी। गमे इश्क गर ना होता, गमे रोजगार होता। आप अंदाजा करें ना मजबूरियों का, क्या क्या आपसे करवा सकते हैं। मुझे नैयर साहब आपसे बार के इलेक्शंस के बारे में भी जानना है। क्या असरात होंगे? बार के इलेक्शन के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि एक स्कूल ऑफ थॉट और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का ये तसव्वुर कि हम किसी को भी उम्मीदवार बना देंगे जनरल इलेक्शन में वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता। कैंडिडेट डज मैटर। और एक बात कि एक पॉपुलर स्लोगन के साथ सारी बार उस तरफ चली जाएगी। आज ये है कि उस पॉपुलर स्लोगन को सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन से पॉपुलर वोट मिला है। और हैरान कुन बात आपको बता दें कि बनू पोलिंग स्टेशन जहाँ सिर्फ 31 वोट कास्ट हुए, ये पश्तून एरिया, वहाँ से 30 वोट आज़म नज़ीर तारड़ के नामजद करदा उम्मीदवार को मिले और 1 वोट हामिद खान के नामजद करदा उम्मीदवार को मिला। आज जो इलेक्शन हुआ है, प्रैक्टिकली इट वाज एन इलेक्शन बिटवीन आज़म नज़ीर तारड़ एंड जनाब हामिद खान साहब। और दूसरे मतलब आप समझते हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब का मतलब क्या और हामिद खान साहब का मतलब क्या है। बिल्कुल, लार्जर पर्सपेक्टिव तो हम सब जानते हैं ना, जानते हैं। और उसमें जो डिफीट आई है कि लाहौर के पोलिंग स्टेशन से 150 से 60 की लीड है आज़म नज़ीर तारड़ साहब की फेवर में जी। और बाकी जगहों पर भी हालात अच्छे नहीं आए। सखर क्या, हैदराबाद क्या, सिर्फ एक कोयटा से अहमद खान साहब जीत पाए हैं। ठीक है, अभी इस पे जो क्लीन स्वीप किया है और बड़ी हैवी लीड है। जी, अबूजर आपका तबसरा क्या है इस पे? तो उसका बात तो ये नहीं है कि सिर्फ एक खास स्कूल ऑफ थॉट के साथ बाहर जा रही है, बाहर अपना डिसीजन ले रही है। नैयर साहब ने बिल्कुल समराइज बड़ा अच्छा कर दिया और ही इज एक्सपीरियंस्ड, बार पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि पॉलिटिकल स्पेस कितनी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कल हमारे जो फेवरेट हैं राणा साहब के गाड़ी पे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं झंडा लगा दूं तो राणा साहब अगले 2 हफ्ते के लिए प्रोग्राम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, हमें नजर भी नहीं आएंगे किधर हैं।